हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग अभी उपस्थित है SCRT के क्लास में और हम लोग आज अध्याय 5 पढ़ेंगे। और ये हमारा है ना SCRT का बुक हो जाता है, जिसमें टॉपिक है प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण, है ना। प्रथम नगरीकरण किसको कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को। दुनिया के सभ्यता में सबसे प्राचीनतम सभ्यता हमारे भारत में स्थित थी, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, है ना। इसी सभ्यता को हम लोग मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कहते हैं और इसी सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, सप्त सिंधु सभ्यता कहते हैं। और इसी सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। पूरी दुनिया को, पूरी सभ्यता को अगर किसी ने कांसा बनाने का तकनीक सिखाया तो यही था हड़प्पा सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, है ना, मेलुहा सुमेरियन सभ्यता थी, लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे डेवलप सभ्यता अगर कहीं था तो था हमारा हड़प्पा का सभ्यता। कांसा बनाने की तकनीक पूरी दुनिया को सिखाई हड़प्पा सभ्यता ने। और कांसा बनाया उन्होंने, तांबा और टीन को गला करके कांसा बनाने की सबसे नवीन तकनीक ये सीख गए और पूरी दुनिया को सिखाई। इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, है ना, जिसके बारे में हमें पढ़ना है और सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं नवपाषाण काल के बाद धातु युग प्रारंभ होता है ना। नवपाषाण काल के बाद कौन सा युग प्रारंभ हुआ? तो धातु युग प्रारंभ हुआ। धातु युग में निम्न नगरों का विकास हुआ, जैसे कोटदीजी, आमरी, सरायखेला और जलीलपुर, जो उत्तरी पंजाब में स्थित है। कभी कभी साइट भी पूछता है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में है ना। अभी जो हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा उसके साइट साक्ष्य से, कहां से क्या मिला है, सबसे ज्यादा सवाल पूछता है ना। पहला धातु तांबा था, याद रखिएगा। पहला धातु अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला धातु कौन सा मिला, तो तांबा मिला, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था, है ना। इंसान सबसे पहले तांबा से ही अवगत हुआ, सबसे पहले तांबा से अवगत हुआ, है ना। भारत में हड़प्पा सभ्यता, भारत में उसी समय देखिएगा हड़प्पा सभ्यता सामने आई और उसी के समकालीन कई सभ्यताएं हमारे, है ना, समकालीन चल रही थी। जैसे इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन में शांग सभ्यता, है ना, इतनी सारी सभ्यता थी। और इन सभ्यताओं से सबसे डेवलप, जिसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सबसे ज़्यादा था। आज के आधुनिक युग में कोई भी सभ्यता, इनकी नगरीकरण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। आज भी हमारे भारत में ऐसा नगरीकरण आज 2026 में भी दिल्ली और मुंबई में नहीं दिखता जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में दिखता है। एकदम नवीन तकनीक पर आधारित थी। सभ्यताओं की तुलना कई सभ्यताओं से किया गया, चाहे वह मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, शांग सभ्यता हो, उनसे प्राचीनतम सभ्यता होने के साथ साथ वो कोई खास विशेषताओं से वो लैस थे। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावेश में प्रवेश कर गए, है ना। नवपाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ कैसे, है ना। भारत में ब्रिटिश सरकार थी, भारत में औपनिवेशिक सरकार थी और औपनिवेशिक सरकार अपने फायदे के लिए रेलवे का विकास कर रही थी। और रेलवे के विकास के क्रम में मजदूर जब इकट्ठा होकर के काम कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, तो इसी खुदाई के क्रम में आपको मिलता है क्या? एक सभ्यता, जिसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा एक पुरास्थल जो था, इसी खंडहर पर यह आधारित थी। मतलब लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल खंडहर का पता चला।
हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, है ना। हड़प्पा नगर की सबसे पहले खोज हुई थी, इसीलिए इसका, है ना, सटीक अगर नाम पूछता है, कई नाम दे देता है कि भाई मोहनजोदाड़ो होगा, कि कांस्ययुगीन सभ्यता होगा, कि हड़प्पा सभ्यता होगा। सटीक, सबसे सटीक सभ्यता अगर पूछे, है ना, प्रश्नों में, तो हड़प्पा सभ्यता हो जाता है ना। क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। यह एक अज्ञात सभ्यता थी, आध ऐतिहासिक के नाम से हम लोग जानते हैं, आध ऐतिहासिक, जहां पे लिपि तो प्राप्त होता है, लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया। अपठनीय होने के कारण कई विद्वान इसमें कोशिश किया, लेकिन कोशिश बेकार चली गई, नाकाम हो गए। और यही वजह है कि इस सभ्यता को हम लोग आधे ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, है ना, आधे ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे, दो हिस्सों में, एक पूर्वी हिस्सा था, एक पश्चिमी हिस्सा था। एक में गरीब लोग निवास करते थे, तो दूसरे में अमीर लोग, कुलीन लोग निवास करते थे, संपन्न लोग निवास करते थे, है ना। पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु सुखी संपन्न दुर्ग था, यह ऊंची जगहों पर बसाया गया था, ऊंची जगहों पर इंसानों के द्वारा इसको बनाया गया। मिट्टी भर भर कर उस टीले को, उस दुर्ग को ऊंची बनाई गई, ताकि अंतर किया जा सके, है ना। और ये हो रहा था किसमें? पश्चिमी हिस्सा में, पश्चिमी दुर्ग में। और पश्चिमी दुर्ग में वही लोग रहते थे जो कुलीन वर्ग से ताल्लुकात रखते थे, जो अमीर वर्ग थे, जो धनाढ़ वर्ग थे, और ये सुखी संपन्न रहने वाले। आज भी देखिएगा, आज भी अगर हम लोग देखें तो 5% संसाधनों पर, है ना, 5% संसाधनों पर 90% लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, समझ में नहीं आता, है ना। ठीक है। और यहां पे 5% जो लोग हैं, वो 90% संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिए हैं। कितना अंतर है गरीबी और अमीरी का! अभी तो सबसे ज्यादा अंतर हो गया है, अभी तो सबसे ज्यादा अंतर हो गया है अमीरी और गरीबी का, है ना। और हिंदुस्तान में, याद रखेंगे आप लोग, आज की जमाने की बात नहीं है, प्राचीन काल में भी बिल्कुल ऐसा ही देखा गया। जो लोग राजनीति में काम करते हैं, जो, या आज भी देखा जाए, चाहे वह बिहार की राजनीति हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, या केंद्र की राजनीति हो, जिस जाति और जिस धर्म के लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, उस जाति का सबसे ज्यादा विकास होता है ना, उस जाति का सबसे ज्यादा विकास होता है। और इसी तरीके से ये अंतर पाया जाता है। यहां तक कि मार्क्स ने भी अंतर किया था। मार्क्स ने भी बोला था कि पूरी दुनिया में दो लोगों के बीच ही लड़ाई होती है, एक है अमीर वर्ग और दूसरा है गरीब वर्ग। हड़प्पा सभ्यता में भी बिल्कुल दो चीजें दिखाई देता है ना, दो टीले, एक था पश्चिमी टीले, पश्चिमी दुर्ग कहते हैं, ऊंची जगहों पर बसा था। दूसरा था पूर्वी हिस्सा, बड़ा था परंतु निचले साधारण लोग थे। गरीबों की आबादी सबसे ज्यादा है ना। बीमारू राज्यों में बिहार भी आता है, और बिहार ने अपनी स्थिति सबसे ज्यादा बदतर खुद से बनाई है, क्योंकि बिहार पूरे भारत में सबसे पिछड़ा राज्य है। तो पिछड़ा राज्य सिर्फ एक फैक्ट से नहीं होता। साक्षरता के मामले में, है ना, सबसे न्यूनतम साक्षरता दर आपके बिहार का है। अनपढ़ है, जाहिल गवार है बिहार के लोग, इसीलिए, है ना, हम अपने मुख्यमंत्री को भी क्या करते हैं, ऐसे ही चुनते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही पसंद करते हैं। जहां का राजा जैसा होता है, प्रजा बिल्कुल वैसा ही होती है ना। जहां का राजा जैसा होगा, प्रजा बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर आपका राजा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है, तो समझिए कि आपका समाज, है ना, वहां के लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा, है ना, पढ़े लिखे हैं। ये डिपेंड करता है उस सोसाइटी पे, उस समाज पे। एजुकेशन सबसे ज्यादा, सबसे खराब, गरीबी बेबसी सबसे ज्यादा, आइए ना हमारा बिहार में, है ना।
यही है, 2 हिस्सों में बटा हुआ था। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पे हम लोग ध्यान दें। पूछा जाता है, नगर है, खोज करता है, वर्ष है, नदी के तट है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। एकदम रट जाइएगा, प्रश्न यहीं से पूछेगा आपके, है ना, कंपटीशन में। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। रावी नदी, है ना, ये रावी नदी है। और रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की। और इसी सिंधु नदी के तट पर दुनिया के सबसे प्राचीनतम सभ्यता फला फूला, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, है ना। हड़प्पा के बारे में पूछेगा कि 1921 में इसकी खोज की गई थी। 1921 में, है ना, 1921 में खोज किया गया था। और इसी समय हमारे भारत में, है ना, लाठी से आंदोलन का आगाज करने वाला महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन को शुरुआत किया था 1920 में, जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन कहते हैं। और इसी समय, है ना, दुनिया में सबसे प्राचीनतम सभ्यता की खोज किया जा रहा था। दयाराम साहनी ने सबसे पहले उत्खनन करवाया, खोज किया, है ना, हड़प्पा का। कब? 1921 में। और ये हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की खोज हुआ 1922 में, है ना। 1922 में महात्मा गांधी क्या किए थे उस समय? उस समय चौरी चौरा का घटना हो गया था उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ा जन आंदोलन जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ की थी उन्होंने, उसको उसी समय क्या कर लिया? वापस कर लिया। क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने आंदोलन की थी, वह उद्देश्य यहां तक आते आते भटक गया, है ना। उनका तरीका गलत हो गया। सत्य अहिंसा पर जो आधारित आंदोलन था, वह आंदोलन बिल्कुल गलत हो गया। इसीलिए उन्होंने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये घटना थी 1922 की। और इसी समय 1922 में ही मोहनजोदाड़ो का खोज हुआ था रखालदास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है ना, सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा, है ना। कालीबंगा अक्सर पूछता है, कालीबंगा की खोज किसके द्वारा किया गया? ब्रजवासी लाल के द्वारा किया गया, है ना। ब्रजवासी लाल के द्वारा किया गया 1961 में। और ये कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है ना, घग्गर नदी के किनारे है। ये भी पूछा गया सवाल है। और नेक्स्ट हो जाता है आपका लोथल, है ना। लोथल की खोज किसके द्वारा की गई? तो लोथल की खोज की गई किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। कब? 1954 में किया गया। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है ना। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है यह लोथल, जिसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। और 1954 में इसको खोजा गया था। धौलावीरा, है ना, धौलावीरा। यूपीएससी में यहां से प्रश्न पूछा था कि सबसे सुंदर जल, है ना, जल ग्रिड का प्रमाण हमसे कहां से मिलता है? जल का, पानी का। उतनी अच्छी तकनीक तो आज भी हमारे भारत में नहीं है ना। और ये कहां से मिला? धौलावीरा से, जिसकी खोज की थी आर.एस. बिष्ट के द्वारा खोज किया गया था, है ना। 1989 1990 में खोज की गई थी। और ये धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी, है ना, लूनी नदी के किनारे है। चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, है ना, गोपाल मजुमदार के द्वारा इसको खोजा गया था, है ना। चन्हूदड़ो किसके द्वारा खोजा गया? तो ये खोजा गया गोपाल मजुमदार के द्वारा। 1931 में इसकी खोज की गई थी। 1931 में एक हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, है ना। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो पूछा गया सवाल है। और ये 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और यहीं पर कांग्रेस के मन से पहली बार फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1931 आया तो याद आया, है ना। 1931 में चन्हूदड़ो की खोज की गई थी। और चन्हूदड़ो किस नदी के तट पे है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे, है ना, सिंधु नदी के किनारे है।
सिरंगपुर की अगर बात करें तो माधव स्वरूप वत्स ने इसको खोजा था। कब? 1931 से लेकर के 1953 में इसकी खोज की गई थी। और ये कहाँ पे है भाई? तो मादर नदी के किनारे है ना, मादर नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे। ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो चलिए, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता है। क्या भाई? हड़प्पा सभ्यता, ठीक ना। ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का विस्तार जान लीजिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं विस्तार पर ही, क्योंकि विस्तार से सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अगर है तो उत्तर में मांडा तक है। उत्तर में कहा? तो उत्तर में मांडा तक है, मांडा, है ना। और मांडा किस नदी के किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी, है ना, चिनाब नदी। और ये किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है ना। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा तक है। अगर दक्षिण में पूछेगा तो दायमाबाद हो जाएगा, दायमाबाद, है ना, दायमाबाद तक है, दायमाबाद। और दायमाबाद किस नदी के किनारे है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। कौन सा नदी? है ना, ये है आपका गोदावरी नदी के तट पर है दायमाबाद। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, बचा पूरब। इसका विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अगर पूरब तक पूछे तो पूर्वी छोर इसका कौन सा होगा? आलमगीरपुर हो जाता है, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो आलमगीरपुर है आपके हिंडन नदी के किनारे, है ना, हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। और इसका पश्चिमी अगर छोर पूछे तो पश्चिमी छोर हो जाएगा सुतकांगेडोर, है ना, सुतकांगेडोर हो जाएगा। और सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है? तो यह दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे, है ना। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं विस्तार किसका, है ना, तो ये है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम लोग देख रहे हैं।